हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गुप्त वंश से संबंधित टॉप वे 50 प्रश्न आज आपके सामने लेके आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने अगर ये 50 प्रश्न देख लिए तो आपका जो कोर्स है, तो आपका कोर्स है गुप्त वंश से संबंधित है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको दोबारा गुप्त साम्राज्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखो, मौर्य साम्राज्य के अपने 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आज अपना गुप्त साम्राज्य है। तो धीरे धीरे जो सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी की सभी क्वेश्चन है वो मैं आपको डेली करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। तो देखो, गुप्त वंश के शासक यानी कि प्रथम राजा कौन था गुप्त वंश का, तो वो था दोस्तों श्रीगुप्त। ठीक है, और श्रीगुप्त को ही दोस्तों जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। श्रीगुप्त है, यही दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको इसमें और भी बता देता हूं, एक शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त। ठीक है, प्रथम। तो दोस्तों आपने सुना होगा, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है और एक है चंद्रगुप्त। ठीक है, ये चंद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। ठीक है, और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, कब चलाया था, तो 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के मध्य चलाया था इन्होंने गुप्त वंश। ठीक है, और आप सभी को पता है कि एक शक संवत होता है, एक गुप्त संवत होता है और एक विक्रम संवत होता है। ठीक है, तो शक संवत है वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था 78 ईस्वी में, और जो गुप्त संवत है वो 319-20 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है। अब देखो, और भी दोस्तों मैं देखो, विक्रम संवत है वो 58 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था। ठीक है, विक्रम संवत किसके द्वारा, तो विक्रम के नाम से ही विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों और भी देखो, भारत में प्रथम सोने के सिक्के चलाए थे किसने, तो इस चंद्रगुप्त ने चलाए थे, जिन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में भारत के कौन से नए राजवंश का उदय हुआ। तीसरी शताब्दी में भारत के कौन से नए राजवंश का उदय हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, पश्चिमी भाग के नागशक्ति, दक्कन के वाकाटक और पूर्वी भारत में गुप्त वंश, इन तीनों नए राजवंश का उदय हुआ था तीसरी शताब्दी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर प्रश्न है, गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो देखो, गुप्त वंश की जो जानकारी है वो अपने को कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, तो देखो, समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, और कुमार गुप्त का विलसड स्तंभलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, तो इन तीनों से ही अपने को दोस्तों गुप्त वंशावली के का परिचय की जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गुप्तों का जो आदि पुरुष है, यानी कि यहाँ पे मैं आदि पुरुष की जगह अगर मूल पुरुष भी लिख दूं, ठीक है, मूल पुरुष या संस्थापक, ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक है, या आदि पुरुष लिख दूं या मूल पुरुष लिख दूं या संस्थापक लिख दूं, ये एक ही है। तो कौन है, तो वो है दोस्तों श्रीगुप्त। ठीक है, भी मैंने आपको बताया था गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और गुप्त संवत है वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 319-20 ईस्वी में। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था। तो मैंने अभी आपको बताया था 319 से 320 ईस्वी के मध्य चलाया था। ये संवत कौन सा है, तो गुप्त संवत है। ठीक है, विक्रम संवत दोस्तों 58 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था, किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, और शक संवत है ये 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर गुप्त संवत।
नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया था? देखो लिच्छवी की राजकुमारी थी जिसका नाम है कुमार देवी, ठीक है, और कुमार देवी से विवाह है वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसके बाद में जो शासक है वो कौन बना था, ठीक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शासक बनता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और फिर समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त की जो सामरिक विजय है, ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो अपने को किस में मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों इसमें किसमें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की थी? तो इसकी रचना है वो दोस्तों जो समुद्रगुप्त का एक मंत्री था, ठीक है, जिसको अपन दरबारी कवि भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था दोस्तों हरिसेन, ठीक है, हरिसेन। इन्होंने दोस्तों ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। और दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था विसेंट स्मिथ, ठीक है, विसेंट स्मिथ, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है, ठीक है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है, देखो अगला प्रश्न आ गया, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था हरिसेन है वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता से मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन है वो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने, ठीक है। तो इसमें ये इतिहासकार थे, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? ठीक है, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो जारी की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखो गरुड़ प्रकार और धनुधारी प्रकार की, परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्रहिनन प्रकार और वीणावादन प्रकार की। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी प्रकार की दोस्तों इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, उपरोक्त सभी। ठीक है, देवराज वैसे मेरा नाम है, ठीक है, और मेरे नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवगुप्त, देवराज, देवऋषि, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? मैंने अभी आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, देखो परम भागवत और विक्रमांक, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विक्रमादित्य के साथ में देखो विक्रमांक और परम भागवत, ठीक है, ये तीनों उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, सॉरी मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोबारा देखो इस प्रश्न को, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ठीक है, ये तीनों उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, ठीक है, इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, ठीक है,
और दोस्तों उन विजयों जो विजय हुई थी युद्धों के अंदर उसका उल्लेख है वो कौन से स्तंभ लेख या गुहा लेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदयगिरी गुहा लेख में। ठीक है, उदयगिरी गुहा लेख में इसकी जानकारी अपने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 राजधानी बनाई थी? तो कौन कौन सी 2 राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये अपने को इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाटलिपुत्र व उज्जैनी। ठीक है, ये 2 राजधानी बनाई थी किसने? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, यहाँ पे प्रथम की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र व उज्जैनी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? यानी कि उस समय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा धर्म है वो सबसे ऊपर था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? महान बौद्ध विद्वान थे कौन? और वसुबंधु। ठीक है, महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु, क्या नाम है? वसुबंधु। ठीक है, इनको दोस्तों किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त के में। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अग्रण्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अग्रण्य था वो कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें कालिदास। ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के रचनाकार हैं। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है वत्सबट्टी। ठीक है, कौन है? वत्सबट्टी। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कौन से शासक के समय हुई थी? तो कुमारगुप्त के समय हुई थी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया था? यानी कि दोस्तों कौन सा गुप्त शासक था जिसने अपना राजदूत है उसको चीन में भेजा था और चीनी सम्राट सांग के दरबार में भेजा था? ठीक है, उस गुप्त शासक का अपने को नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। तो गुप्तों के पतन का जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? तो हूणों का आक्रमण था। ठीक है, हूणों का आक्रमण है वो गुप्तों के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में हूणों का प्रथम शासक था। तो भारत में हूणों का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो वो था दोस्तों तोरमान। कौन था? तोरमान। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उस गुप्त शासक का अपने को नाम बताना है जिसने हूणों को बुरी तरह पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो विक्रमादित्य की उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण की थी। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हूणों का नाम आ रहा है। 24 नंबर प्रश्न है, किस शासनकाल में पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड विधि कानून भली भांति परिभाषित किए गए थे? तो ये कौन से वंश के समय ये किए गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें गुप्त वंश के समय। ठीक है,
दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित किए गए थे गुप्त वंश के समय। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो ऐसा अभिलेख कौन सा है जिसमें सर्वप्रथम यह कहा गया था कि गोपराज नामक सेनापति की जो पत्नी है वो सती हुई थी, यानी कि सती प्रथा के बारे में बताया गया है। वो अभिलेख का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों एरण अभिलेख। कौन सा है? एरण अभिलेख। यानी कि जैसे प्रश्न आ जाए कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों एरण अभिलेख में। ठीक है, याद रखना। 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल का सर्व प्रमुख उद्योग था। तो गुप्त काल का सर्व प्रमुख उद्योग है वो कौन सा था? वो था दोस्तों कपड़ा निर्माण। ठीक है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था। तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, क्या कहा जाता था? तो दिनार कहते थे दोस्तों। ठीक है, दिनार कहते थे गुप्त काल में सोने के सिक्कों को। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मसाले। कौन सी थी? मसाले। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वैष्णव धर्म को। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण है? तो कौन से पक्षी के चित्र है वो उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है गरुड़ का। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था वो कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें देखो आर्यदेव व असंग, वसुबंधु व मैत्रेयनाथ और दिग्नाथ। ठीक है, तो ये तीनों ही थे दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक गुप्त काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, कला व साहित्य के विकास के कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण काल कहा गया है? तो दोस्तों कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण काल कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गुप्त काल को। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं दोस्तों बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, तीनों में दिखाई देते हैं गुप्त कालीन चित्रकला के अवशेष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो गुप्त काल में मूर्ति कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें सारनाथ की मूर्ति। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है? तो कालिदास की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वंशिरियम व रघुवंश। ठीक है, ये सभी पुस्तक है ये कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो गुप्तकालीन विद्वान था जिसका नाम है भास। ठीक है, और भास ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो देखो स्वपनवासवदता, चारुदत्ता, अरुभंग, तो इन तीनों पुस्तकों की रचना की थी दोस्तों भास ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो मैंने अभी आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तो दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है, नेक्स्ट है देखो गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो उस वस्तु का नाम क्या है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है,
गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों मसाले। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न है, ये वापस रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं इसमें, तो ये डबल आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसमें। देखो, कालिदास की पुस्तकों के नाम मैंने अभी आपको बताया, ये चारों हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ये आगे। ठीक है, यहां से तो अब इसमें देखो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो किस मुगल शासक का लेख है वो उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर का। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है महर्षि काणाद ने। ठीक है, महर्षि काणाद ने परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था? तो दोस्तों किसके साथ में था गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ में संपर्क था? तो वो था दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के लोहे स्तंभ में शासक का नाम है? तो कौन से शासक का नाम है दोस्तों मेहरौली के लोहे स्तंभ में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम है वो मेहरौली के लोहे स्तंभ में अंकित है। तो 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रश्न और है वो अब आपको बता देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो निर्माण किया गया था, और उसका जो पुनर्निर्माण है वो स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये स्कंदगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हो गए अपने जो गुप्त काल से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन देख लिए तो आपको जो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं। चाहे आप भारतवर्ष में कोई सी भी परीक्षा दे लेना, ठीक है, या तो बड़ी से बड़ी दे लेना या छोटी से छोटी दे लेना, इनमें से दोस्तों प्रश्न बाहर नहीं जाता गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या आरएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।